कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 का बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्तक, जिसे कि आप अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये वर्ग 9 का जो है जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, जेडी का हो, इन सभी चाहे डीएलएड आप पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार का यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स में भी इन सब टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास को। तो उत्तक, सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? आप सभी में से कोई बता पाएगा इसका उत्तर? उत्तक किसे कहते हैं? सुनीता कुमारी, आप बताइए। समान प्रकार की कोशिकाओं जिनकी उत्पत्ति तथा बनावट एक जैसा हो उसे उत्तक कहते हैं। बहुत सही उत्तर दिया उन्होंने कि समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति, बनावट और कार्य ये तीनों एक समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी उत्तक बहुत मतलब कि क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है। यानी कि एक अगर उत्तक है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो उन सभी कोशिकाओं का जो है उत्पत्ति, बनावट और कार्य एक जैसा होगा, और तभी हम उन सब कोशिकाओं को मिलने की हम जो अवस्था होगी, मिलने के बाद जो बनाएंगे उसे हम उत्तक कहेंगे। यदि इन सबका कार्य अलग अलग है या फिर इकट्ठे मिली हुई है तो हम इसे उत्तक नहीं कहेंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? इस उत्तक के अंदर जितनी कोशिका है उसका कार्य और जो बनावट है दोनों एक प्रकार होगा, तभी हम उसे उत्तक कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? उत्तक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बाबू? उत्तक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? जंतु उत्तक और पादप उत्तक। कोई बता सकते हैं जंतु उत्तक किसे कहते हैं, पादप उत्तक किसे कहते हैं? जंतु उत्तक और पादप उत्तक, चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। जो जंतु उत्तक क्या होता है कि ऐसा उत्तक जिससे जंतु बने होते हैं या फिर जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक को हम जंतु उत्तक कहते हैं। और पादप उत्तक क्या होता है? जिससे पेड़ पौधे वगैरह बने होते हैं उसे हम लोग पादप उत्तक कहते हैं। याद होगा आपको, हमने कोशिका का चैप्टर जब आपको पढ़ाया था उसमें एक इनसे अलग करने वाली एक विशेष लाइन बताई थी कि जो कोशिका होता है, कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसे हम लोग जो इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पादप कोशिकाओं में तो सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के बाहर एक और झिल्ली होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। यानी पादप कोशिकाओं में जो है दोहरी झिल्ली पाई जाती है, बताए थे आपको। तो आज हम जो है ना इन पादप कोशिकाओं के बारे में यानी पादप उत्तक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, कैसे इनका कार्य वगैरह होता है। तो हम लोग चलिए इन सब टॉपिक्स को शुरू करते हैं। आप लोगों का जो भी सवाल होगा आप बीच में अपना पूछ सकते हैं। अगर आप लिख के रखते हैं तो हम इस सेशन के बाद जो है लास्ट में इन सभी डाउट्स को आपके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पादप उत्तक की। किस चीज की दोस्तों? पादप उत्तक की। तो हम ना इसको दो भागों में बांटते हैं और सिर्फ इस आधार पर बांटते हैं कि क्या जो उत्तक है उसमें विभाजन होगा कि नहीं होगा। विभाजन समझते हैं? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी जो उत्तक है उसमें विभाजन होगा या नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो जिनमें विभाजन हो सकता है उसे हम लोग बोलते हैं विभाज्योतकी उत्तक। यानी कि ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता है उसे हम क्या कहेंगे? विभाज्योतकी उत्तक। अंग्रेजी में इसको मैरिजमेटिक टिश्यू कहते हैं। मैरिजमेटिक टिश्यू कहेंगे। और दूसरा ऐसा प्रकार है जिसमें क्या है, कोशिका के अंदर यानी जो उत्तक है इसमें विभाजन नहीं होता है। उत्तक ऐसा प्रकार जिसमें और विभाजन नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे? अस्थायी उत्तक। समझ रहे हैं? ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन हो रहा है उसे विभाज्यतकी उत्तक या विभाज्यतक उत्तक, मैरिजमेटिक टिश्यू। और ऐसा उत्तक जिसमें और विभाजन नहीं हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? अस्थायी उत्तक। जिसमें विभाजन नहीं होगा वो अस्थायी है यानी परमानेंट है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब जो विभाज्यतकी उत्तक है
देख पा रहे हैं सभी, यहाँ बोर्ड पे लिखा है विभाजक ऊतक। इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। विभाजक ऊतक जो होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? शीर्षस्थ विभाजक ऊतक, पार्श्व विभाजक ऊतक और अंतर्वेशी विभाजक ऊतक। अब इसको हमने किस आधार पे बांटा है, ये 3 अलग अलग कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास शीर्ष विभाजक ऊतक। अब जो शीर्ष विभाजक ऊतक होता है ना, ये जो पेड़ होती है, कोई भी आप यदि पेड़ देखते हैं ना, पेड़ पौधे जो भी है, उसकी जो सबसे ऊपर वाला जो सिरा होता है, शीर्ष एकदम, समझ रहे हैं? तो तना के एकदम शीर्ष पे, और दूसरा चीज कहां पाया जाएगा? एक जड़ के एकदम शीर्ष पे, यानी कि सबसे निचले हिस्से पे पाया जाता है, जो क्या करेगा, इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो शीर्ष विभाजक ऊतक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में एपिकल मेरिज्मेटिक टिश्यू कहते हैं। एपिकल मेरिज्मेटिक टिश्यू कहते हैं। ये क्या करेगा? सिर्फ शीर्ष पे पाया जाता है। चाहे आप जड़ की बात करें, जड़ तो नीचे होगा, जड़ का सिरा नीचे होगा एकदम, या फिर एकदम वो पुलैन पे, ठीक है? या तो ये ऊपर पाया जाएगा या एकदम नीचे पाया जाएगा। और ये क्या करता है? पेड़ की जो है लंबाई बढ़ाता है। क्या करेगा? लंबाई बढ़ाएगा। तो लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है ऊतक? शीर्ष विभाजक ऊतक। शीर्ष विभाजक ऊतक क्या करता है? लंबाई बढ़ाता है। इसका जो दूसरा है पार्श्व विभाजक ऊतक। अब पार्श्व का क्या काम होता है? पार्श्व विभाजक ऊतक होता है ना, ये जो पेड़ है ना, इसके जो बीच वाले जो पार्श्व है, इसके विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें भी अपना कोशिका विभाजन करेगा और इसकी वृद्धि कराता है। समझ रहे हैं? जो शीर्ष वाला है वो लंबाई बढ़ाता है, और जो पार्श्व वाला है वो क्या करेगा? चौड़ाई बढ़ाता है। तो जो पेड़ का तना होता है, इसके बीच में एक्चुअली पाया क्या जाता है? इसमें संवहन बंडल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू? संवहन बंडल। संवहन बंडल क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और ये क्या करते हैं? परिवहन का कार्य करते हैं। अभी हम इसको पढ़ेंगे स्थायी ऊतक के। ये देखिए यहाँ पे है जटिल जो ऊतक है ना, इसमें प्रकार है, और उसके बारे में हम लोग वहां पढ़ लेंगे। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पार्श्व विभाजक ऊतक जो है ना, वहां पे आपके जो ये उपस्थित होते हैं। कहाँ गया वो पेज? ठीक है, इसके बीच में संवहन बंडल पाए जाते हैं, जो कि क्या करता है? पेड़ की चौड़ाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, प्रतिवर्ष नए संवहन बंडल इसमें क्या होते हैं? जन्म लेते हैं, यानी कि ऊतक जो विभाजन करके नए संवहन बंडल बनाते हैं। इसका जो तीसरा प्रकार है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका क्या नाम है? अंतर्वेशी विभाजक ऊतक। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि आप कोई ये मान लीजिए तना है, यहां से कोई पत्ती निकली है, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं ना, अंतर्वेशी बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, इसके बीच का जो स्पेस है ना, इसके बीच का 2 पत्ती के बीच का स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्वेशी। अंतर्वेशी। अब जो अंतर्वेशी विभाजक ऊतक है, इसके बीच की लंबाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आप लोग घास वगैरह देखते हैं, तो घास में क्या होता है? हर कुछ इंचीज के बाद क्या होता है? इस तरीके से कुछ संरचना होती है। और जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ से इसको काट दिया, तो ये जो नीचे वाला है ना, यहाँ से फिर वृद्धि करके दोबारा से घास है जो है पनप जाता है, दोबारा से पहले की अवस्था में आ जाता है। तो जो अंतर्वेशी विभाजक ऊतक है, वो क्या करता है? 2 अंतर्वेशी के बीच में क्या करता है? लंबाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आप लोग गन्ना देखे होंगे, जैसे कि आप बांस देखे होंगे, उसमें जो अंतर्वेशियां होती हैं, उसके बीच की जो लंबाई होती है ना, उसको बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अंतर्वेशी विभाजक ऊतक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी टिश्यू। ठीक है, हम आ जाते हैं दोबारा इस पेज पे। यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिज्मेटिक टिश्यू। उसके बाद हम लोग जो है अस्थाई के बारे में देखते हैं। तो अस्थाई ऊतक का ऐसा प्रकार है जिसमें क्या है? और कोशिका विभाजन
या उत्तक के बीच में कोई विभाजन नहीं होता है। ये जो अस्थायी उत्तक जो होते हैं ना, ये क्या होता है, मुख्य रूप से विभाजकीय उत्तक ही होता है। यानी कि जो विभाजकीय उत्तक होता है ना, ये जब वृद्धि कर जाता है यानी मैच्योर हो जाता है, इसका जब यानी ये पुराना हो जाता है, इसका कुछ समय जब बीत जाता है, तो विभाजकीय उत्तक ही अस्थायी उत्तक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बस अंतर यही होता है कि अब जब विभाजकीय उत्तक अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो चुका है, तो इसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी है। समझ रहे हैं? अंतर क्या होता है कि विभाजकीय उत्तक में जो है विभाजन की क्षमता होती है, और जबकि अस्थायी उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। लेकिन ये जो अस्थायी उत्तक बना कहां से है, विभाजकीय उत्तक से ही बना है। समझ रहे हैं आप लोग? अब जो अस्थायी उत्तक है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल यानी आसान, और एक होता है जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स। अस्थायी उत्तक कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? कौन कौन सा? सरल और जटिल। सरल और जटिल। सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। जो सरल अस्थायी उत्तक है वो होता है बाबू आपके तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला होगा पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्केलेनकाइमा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मृद उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। कितने प्रकार का होता है सरल अस्थायी उत्तक? तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला क्या है? मृद उत्तक, दूसरा क्या है? स्थूलकोण उत्तक, और तीसरा क्या है? ठीक है, दृढ़ उत्तक। जो जटिल वाला है यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये होता है बाबू आपके दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? फ्लोएम और जाइलम। जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए हम इसके आगे जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और ठीक है, अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि पौधों में एक क्रिया होती है जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण। कोई बता सकते हैं इसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके दौरान क्या होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से एक वीडियो हम डाल देंगे। तो जब ये अपना भोजन बनाते हैं, इनको अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। समझ रहे हैं बाबू? अब इसमें से यदि आप जल और खनिज देखें तो ये पेड़ को यानी पौधे को कहां से मिलेगा? आसमान से या जमीन से? जमीन से मिलेगा। जमीन से मिलेगा, उसको खींचेगा कौन? जड़। और पहुंचाना कहां पे बाबू? पत्ती के पास। क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कहां होती है? पत्ती में होती है। कहां पे होती है? पत्ती में। तो जल और खनिज को पत्ती तक पहुंचाना है। समझ रहे बाबू? ये काम करता है आपका जाइलम। कौन करता है? यानी जल का परिवहन कौन कराता है? जाइलम। जल का परिवहन कौन कराता है? जाइलम। पौधे के अंदर जल का परिवहन कौन कराता है? जाइलम। अब आप लोग बताइए, मान लेते हैं एक पेड़ है, इसकी कुछ यहाँ जड़ें होंगी, आगे इसका जो है इधर पत्ती या दाढ़ी जो भी आप समझ लीजिए। तो अब यहां से जल को ऊपर लेकर जाना है। जल यही नीचे से ना ऊपर जाएगा, ऊपर से तो नीचे नहीं आएगा। अतः हम कह सकते हैं जो जाइलम है वो नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है। कह सकते हैं ना बाबू कि जाइलम जो है जिस भी पदार्थ को लेकर जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाता है। समझ रहे हैं? और जो यहाँ पे है फ्लोएम, ये क्या करता है, यानी कि जब भोजन बन गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जब भोजन का निर्माण हो गया है ग्लूकोज के रूप में, तो अब उसको क्या करना है? पौधे की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना है। सब कोशिका को जरूरत है कि नहीं है बाबू? सब कोशिका अगर जीवित है, सब कोशिका को काम करना है, तो सबको ऊर्जा भी तो चाहिए। तो इस पत्तियों से सब कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाना है। समझ रहे हैं? तो मान लीजिए ये वाली पत्ती है, तो इसको ऊर्जा ऊपर भी पहुंचाना है, नीचे भी पहुंचाना है। बात को समझ रहे हैं बाबू?
अगर मान लीजिए यहाँ वाली जो पत्ती है, इन्होंने जो ऊर्जा बनाया है, अब इनको ऊर्जा ऊपर भी पहुंचाना है और नीचे भी तो पहुंचाना है, जड़ तक भी पहुंचाना है, ऊपर पुरैन तक भी पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है। अतः फ्लोएम जो है भोजन को ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी दोनों तरफ गति करवाता है, जबकि जाइलम क्या करता है, जल को सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाता है। नीचे से सिर्फ ऊपर की तरफ कौन लेके जाता है, जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, ये दोनों तरफ, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। एक चीज और है, ये जो जटिल उत्तक होते हैं ना बाबू और सरल उत्तक होते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। तो सरल उत्तक क्या होते हैं और जटिल उत्तक क्या होते हैं। सरल उत्तक में क्या होता है, एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है, समझ रहे बाबू, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को हम लोग सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। जबकि जटिल में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है एक साथ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक है बाबू। अरे दो प्रकार की है, जाइलम और फ्लोएम, जिसके बारे में अभी हम चर्चा किए थे। अब हमारे पास रह गया सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक ये कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। इसमें सबसे पहले आता है आपका मृद उत्तक। कौन है, मृद उत्तक, यानी कि पैरेन्काइमा। अब जो भोजन बना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, भोजन किस क्रिया से बना है बाबू, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो उसको बटोर के रखना भी तो है, उसको इकट्ठा करके रखना भी तो है बाबू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पादप के अंदर भोजन संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है बाबू, स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च के रूप में जो है भोजन को इकट्ठा करके रखने का काम करता है मृद उत्तक। कौन करता है, मृद उत्तक, यानी कि पैरेन्काइमा। कौन करेगा, पैरेन्काइमा। जो भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बना है उसको एक जगह इकट्ठा रखने का काम कौन करता है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। इसके पास क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है, इसी भाग में क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी यही करवाता है। समझ रहे हैं आप लोग। एक चीज और ही बहुत ही स्पेशल है इसमें, जो पैरेन्काइमा है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। जो पैरेन्काइमा होता है, इसमें जो 2 कोशिकाएं होती है ना, जो कि हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। ये पैरेन्काइमा उत्तक है, ठीक है। अब जैसे कि ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका, ये भी कोशिका, ये भी कोशिका, ये भी कोशिका, ये भी कोशिका। तो ये 2 कोशिकाओं के बीच का जो स्पेस है, जिसे हम ब्लैक से रंग रहे हैं, दिख रहा है आप सभी को, ये दिख रहा है आप सभी को, ये ब्लैक वाला स्थान दिख रहा है सबको, ठीक है। ये वाले स्थान के बीच में क्या होता है, इसमें एयर यानी कि हवा भरा होता है। क्या भरा होता है, हवा भरा होता है। आज जिसकी वजह से क्या होता है, जो जलीय पौधे होते हैं ना, वो पानी में डूबते नहीं है। जलीय पौधे जो हैं पानी में नहीं डूबते हैं। जलीय पौधे के जो पौधे होते हैं उनमें पैरेन्काइमा उत्तक पाया जाता है, और जैसे ही इसमें हवा भरा होगा तो उसका जो घनत्व है वो कम हो जाएगा, वो पानी में नहीं डूबेगा। तो जलीय पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, पैरेन्काइमा उत्तक ज्यादा पाया जाता है, और इसी की वजह से क्या होता है, वो जल के अंदर डूबते नहीं है। समझ आ रहा है सबको, ठीक है। ये किस भाग की वजह से होता है, पैरेन्काइमा का वैसे 2 भाग होता है, ये एरेन्काइमा की वजह से होता है। ये अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं, आप इतना जरूर याद रखिएगा कि कोशिकाओं के बीच का जो स्पेस होता है उसमें क्या रहता है, हवा भरा रहता है। क्या भरा रहेगा, हवा भरा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है और ये पानी में डूबते नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आपसे डिटेल में तो क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि एरेन्काइमा जो है ये भाग है, मतलब पैरेन्काइमा का 2 भाग होता है, एक होता है कोलेन्काइमा, एक होता है एरेन्काइमा। क्लोरेन, CHLOREN काइमा। क्लोरेन्काइमा की वजह से ये जो क्लोरोफिल वाला अभी हम आपको बता रहे थे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवाता है, और जो एरेन्काइमा है इसकी वजह से इसमें हवा भरा होता है, और जिस वजह से क्या होता है, इसका घनत्व कम हो जाता है और जल के अंदर ये डूबते नहीं है।
किसी को दिक्कत? ठीक है, जो दूसरा है यहाँ पे स्थूल कोण उत्तक, क्या है बाबू? स्थूल कोण उत्तक, यानी कि कोलेन काइमा, कोलेन काइमा। अब कोलेन काइमा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है स्थूल कोण उत्तक का। आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा इधर, स्थूल कोण उत्तक। अब देखिए बाबू, जो स्थूल कोण उत्तक होता है ना, जैसे कि आप फूल देखें, फूल का वाला हिस्सा जो पकड़ के किसी को दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वृंत बोलते हैं। पत्ती, जैसे कि ये पत्ती निकली है, तो पत्ती का ये वाला भाग आप ध्यान से दीजिए, देखिएगा जो हम राउंड कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग पर्णवृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पर्णवृंत बोलते हैं। तो ये जो पर्णवृंत है, पुष्पवृंत है, ये सभी किसके बने होते हैं? स्थूल कोण उत्तक के। किसके बने होते हैं? स्थूल कोण उत्तक के। इसे अंग्रेजी में हम लोग कोलेन काइमा भी बोलते हैं, कोलेन काइमा। कोलेन काइमा क्या करता है? पेड़ों को या पौधों को जो है ना मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। पेड़ पौधे जो भी होते हैं, इनमें लचीलापन जो होता है, इसी स्थूल कोण उत्तक की वजह से होता है। जैसे कि आंधी आती है, तूफान आता है, तो पेड़ ऐसे हिलते जरूर है लेकिन टूट नहीं, मतलब देखिए नॉर्मल हवा रहता है तो नहीं टूटते हैं, अगर बहुत ही अधिक तेज हवा होती है तो टूट भी जाते हैं, लेकिन जो उसमें लचीलापन है, जो उसमें मजबूती है, वो होता है इसी स्थूल कोण उत्तक के कारण। समझ रहे बाबू? जैसे कि आप किसी फूल को तोड़ते हैं, अब फूल की पंखुड़ियां जो होती है बहुत नाजुक होती है, और जबकि वही वो जो जिस डंटी पे होता है वो डंटी मजबूत होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वो जो डंटी है किसकी बनी है? स्थूल कोण उत्तक की। किसकी बनी होती है बाबू? स्थूल कोण उत्तक की। पेड़ पौधों के अंदर जो मजबूती आती है, ए वाला कहां देख रहे हो तुम? पेड़ पौधों के अंदर जो मजबूती आती है, जो लचीलापन है, वो होता है स्थूल कोण उत्तक की वजह से। इसमें तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाग बचा है सरल स्थायी उत्तक का, वो है दृढ़ उत्तक। क्या बचा है बाबू? दृढ़ उत्तक, यानी कि कोलेन काइमा। क्या नाम है इसका? CHORN काइमा, यानी कि दृढ़ उत्तक। अब जो दृढ़ उत्तक होता है, ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, पेड़ पौधों के अंदर सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा नारियल देखे हैं? नारियल पे जो रेसे जैसी वो जो सुरक्षा के लिए होता है उसकी खाल पे। आप लोगों ने अखरोट देखा है? अखरोट के बाहर जो सुरक्षा का होता है, कुछ बीज वगैरह देखे होंगे, बीज के बाहर भी वो सुरक्षा के लिए वहां पे बहुत ही मजबूत उत्तक लगे होते हैं। जैसे आपने जूट देखा होगा, जूट यानी कि जैसे हम लोग अपने देहात में क्या बोलते हैं उसको? पटसन नहीं कहते बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं पटुआ। सही बोला बाबू, ये पटुआ पटसन वही है। देहात में हमने बोला बाबू कि अपने देहात में क्या बोलते हैं उसको? पटुआ बोलते हैं। जो भी आपको रेसे वाले जो भी आपको पौधे दिखते हैं ना, वो उसमें ये जो है दृढ़ उत्तक पाया जाता है। और ये क्या करता है? उत्तक के अंदर या पादप का जो भी फूल है, फल है, उसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करेगा बाबू? सुरक्षा प्रदान करेगा। और ये भी आपको याद होना चाहिए, ये सरल स्थायी उत्तक का प्रकार है। सरल स्थायी उत्तक का प्रकार है। एक बार जो है हम आज जो पढ़े हैं उसको हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि परिभाषा क्या होती है उत्तक की। फिर हमने देखा कि उत्तक जो है कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? जंतु उत्तक और पादप उत्तक। फिर हमने पादप उत्तक के बारे में विस्तार से पढ़ा। पादप उत्तक को उसके विभाजन के अनुसार, कि जो विभाजन के योग्य है, जिनमें विभाजन की क्षमता है, उस आधार पर उसे 2 भागों में बांटा गया था। जिसमें विभाजन की क्षमता है उन्हें विभाजोत्तकीय उत्तक, और जिसमें क्षमता नहीं है उन्हें अस्थायी उत्तक के नाम से हमने पुकारा था। अब जो विभाजोत्तकीय उत्तक है, इसे हमने 3 भागों में बांटा कि ये कहां कहां पे पाए जाते हैं। विभाजोत्तकीय उत्तक के जो प्रकार है उसे इस आधार पे बांटा गया है कि वो किस स्थान पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले था शीर्ष, जो कि सिर्फ ऊपर और सिर्फ नीचे पाए जाते हैं। शीर्ष यानी कि सिर्फ ऊपर और सिर्फ नीचे पाए जाते हैं।
जो दूसरा इसमें पार्श्व, अब ये क्या करेगा वो पेड़ की जो चौड़ाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये पार्श्व भाग में पाया जाता है, यानी कि तना में। समझ रहे बाबू। जो तीसरा है इसका अंतर्वेशी, यानी कि ऐसे बताए थे आपको हम अभी बाबू, इसके बीच की जो है ना लंबाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। घास वगैरह में पाया जाता है, गन्ना जिसे आप ऊख वगैरह बोलते हैं, बांस, इन सब चीजों में पाया जाता है। उसके बाद हम आए थे अस्थायी उत्तक की तरफ। अस्थायी उत्तक दो प्रकार का है, एक है सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा क्या है जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक तीन प्रकार का है। सबसे पहले पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, तीसरा कौन सा है स्केलेनकाइमा। और जबकि हम बात करते हैं जटिल अस्थायी उत्तक की, तो ये होता है दो प्रकार का, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। समझ रहे। तो इसी तरीके से बाबू आप जीव विज्ञान को, चाहे गणित को, विज्ञान के चाहे आप रसायन शास्त्र हो, फिजिक्स हो, किसी भी विषय को आप आसान भाषा में जो पढ़ने के लिए हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन अवश्य जुड़े। एक बार आप हमसे जुड़कर देखिए, आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। कंप्लीट बेस्ट है बाबू, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।